1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला दुनिया का 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जिसका 98% हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है, जिसके कई हिस्सों का एवरेज एनुअल टेम्परेचर -43.5 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और जहां पर कई ऐसे पार्ट्स हैं जिधर 320 स्क्वायर किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड की विंड्स रिकॉर्ड की जा चुकी है। दुनिया के मोस्ट एक्सट्रीम प्लेसेस में से एक माने जाने वाला अंटार्कटिका के बीचों बीच मौजूद है धरती का जियोग्राफिकल साउथ पोल, एक ऐसी जगह जहां 20th सेंचुरी की शुरुआत तक भी कोई इंसान नहीं पहुंच सका था। अब ये वो दौर था जब यूरोप और अमेरिका में एक्सप्लोरेशन फीवर का रंग चढ़ा था और ह्यूमन क्यूरियोसिटी इस अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन पर कदम रखने के लिए उत्सुक थी। 15 फरवरी 1874 में आयरलैंड की कंट्री किलडेयर में जन्मे अर्नेस्ट शैकलटन भी इन्हीं लोगों में से एक थे, जिन्होंने अंटार्कटिका एक्सप्लोरेशन के दौरान एक नहीं बल्कि 3 बार मौत को चकमा दिया था। देखो, शैकलटन का ना बचपन से ही पढ़ाई में कुछ खासा मन नहीं लगता था। उन्हें शौक था एडवेंचर्स करने का, ऐसी चीजों को खोजने का जिसके बारे में कोई भी पहले ना जानता हो। अब एडवेंचर्स के प्रति यही प्यार शैकलटन को समुद्र तक खींच लाया और सिर्फ 16 साल की उम्र में वो मर्चेंट नेवी में शामिल हो जाते हैं। यहाँ से शैकलटन ने समुद्र की हार्श रियलिटीज को जाना और उन्हें फेस करने के लिए खुद को तैयार किया। ठीक वैसे ही आजकल के बिजनेसेस में भी एक सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। आज लोग ऑनलाइन $multi-million बिजनेसेस बिल्ड कर लेते हैं, पर बिजनेस को स्मूथली रन करना, खास करके जब डिफरेंट प्रोसेसेस हैंडल करने हो, इनवॉइसिंग, इन्वेंटरी, CRM, अकाउंटिंग, ये सब मैनेज करना हो, तो ये कभी कभी ना चैलेंजिंग हो जाता है। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास 3 से 4 चैनल्स हैं जहां ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स के साथ हम काम करते हैं। तो चैलेंजेस काफी होती है, कभी इनवॉइसिंग मैनेज करनी होती है, कभी इन्वेंटरी और कस्टमर्स को ट्रैक करना होता है। पर फिर मुझे मिला ओडू, एक कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो मेरे सारे इश्यूज एक ही जगह पर सॉल्व कर देता है। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन है जहां बिजनेस के हर मेजर टास्क के लिए एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन है जो तुम्हारे लिए वर्कलोड रिड्यूस कर देता है। आप इजिली इनवॉइसेस भेज सकते हो, पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो, यहीं से सारी की सारी इन्वेंटरी भी मैनेज कर सकते हो, अपने सेल्स को ट्रैक कर सकते हो और तो और आप ओडू से ही वेबसाइट भी बना सकते हो। अब मेरा फेवरेट, पूरे बिजनेस का ओवरव्यू आप ओडू के डैशबोर्ड से एक ही जगह पर ले सकते हो। ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेसेस यहीं से कर सकते हो और सबसे बड़ी बात, आप इजीली वही एप्लीकेशन चूज कर सकते हो जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है और आप जैसे जैसे ग्रो करोगे वैसे वैसे और भी ऐड कर सकते हो। अब अगर आपको ओडू पे पहला ऐप यूज करके अच्छा लगा और आप और भी ऐप्स को यूज करना चाहते हो तो वो भी आप सिर्फ और सिर्फ 580 रुपए के सब्सक्रिप्शन में कर सकते हो। यहाँ पे सब के सब एप्लीकेशंस फुल्ली इंटीग्रेटेड मिलेंगे एक ही जगह पे। और तो और ओडू पे आपको हमेशा फ्री होस्टिंग, कस्टमर सपोर्ट और मेंटेनेंस भी मिलेगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो भी इजीली मिल जाएगा। तो ओडू का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक्सप्लोर करिए और देखिए कि कैसे ओडू आपके बिजनेस को स्ट्रीमलाइन और सक्सेसफुल बनाता है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उस समय एक्सप्लोरेशन का क्रेज सारी हदें पार कर रहा था और अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने की होड़ तो ऐसी थी कि हिस्ट्री में उस दौर को हीरोइक एज ऑफ अंटार्कटिका एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। अब ऐसे में हमारे अर्नेस्ट भैया पर भी अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने का भूत सवार था और उन्हें ये मौका साल 1901 में मिलता है जब रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट की लीडरशिप में ब्रिटेन अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने के लिए डिस्कवरी एक्सपीडिशन को भेजती है। इस एक्सपीडिशन का गोल था वो हासिल करना जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था, यानी साउथ पोल पर पहुंचना। अब 21 दिसंबर 1901 को ये जहाज न्यूजीलैंड से रवाना होती है और 8 फरवरी 1902 को अंटार्कटिका के मैकमर्डो साउंड नाम के एरिया पर पहुंचती है। मैकमर्डो साउंड, इस नाम को याद रखना क्योंकि हमारी आगे की स्टोरी में ये गेम चेंजर होने वाला है। तो फरवरी 1902 में अंटार्कटिका पर पहुंचने के बाद करीब 8 महीने तक डिस्कवरी एक्सपीडिशन की टीम यहां एक्सप्लोरेशन करती है, पर उनका असली सफर 2 नवंबर 1902 को शुरू होता है जब स्कॉट अपने 2 साथियों को लेकर साउथ पोल की जर्नी पर निकलते हैं। ये साथी थे एडवर्ड विल्सन और अर्नेस्ट शैकलटन। फूड और दूसरे एसेंशियल्स की सप्लाई को खींचने के लिए इनके साथ 22 साइबेरियन डॉग्स भी गए थे। हालांकि जैसे जैसे इनका सफर आगे बढ़ता है, यही डॉग्स उनके लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं क्योंकि ये अंटार्कटिका की कंडीशंस के लिए इनकॉम्पिटेंट साबित होते हैं और एक एक करके इनकी मौत हो जाती है। पर ये लोग हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली 30 दिसंबर 1902 के दिन ये 82 डिग्री 17 सेकंड साउथ तक पहुंच चुके थे, यानी साउथ पोल से करीब 900 किलोमीटर दूर। अब इससे पहले साउथ पोल के इतने करीब कोई भी नहीं पहुंच पाया था।
पर इससे आगे जाने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि इस समय तक उनके सभी 22 डॉग्स की मौत हो चुकी थी और सारे सामान को खींचने की जिम्मेदारी इन्हीं तीनों पर थी। अब परेशानी बस इतनी ही नहीं थी, ये तीनों ही स्नो ब्लाइंडनेस, फ्रॉस्ट बाइट और स्कर्वी के सिम्टम्स से गुजर रहे थे और शैकलटन की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। तीनों लोग ना तो अपना सामान खींच पा रहे थे और ना ही प्रॉपरली चल पा रहे थे। तब यहाँ पर स्कॉट फैसला लेता है कि अब उनका गोल साउथ पोल पर पहुंचना नहीं, बल्कि वापस अपने कैंप तक जिंदा पहुंचना होना चाहिए। फॉर्चुनेटली पूरे 93 दिनों का सफर खत्म होने के बाद वो 3 फरवरी 1903 को 1540 किलोमीटर तय करते हुए वापस अपनी जहाज पर पहुंच जाते हैं, जहां उनका प्रॉपर मेडिकेशन किया जाता है और कुछ ही दिनों बाद वो सही भी हो जाते हैं। पर ये बात सुनने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि साउथ पोल तक पहुंचना उस समय अपनी जान पर खेलने जैसा था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि स्कॉट, विल्सन और शैकलटन इस सफर में किस्मत से ही जिंदा लौटकर आ सके थे। लेकिन दोस्तों, एक्सप्लोरर्स की खासियत ये होती है ना कि फेलियर उसकी उड़ान को रोक कर नहीं रख पाती। अर्नेस्ट शैकलटन की कहानी भी ऐसी ही थी। अब होता कुछ यूं है कि जानलेवा एडवेंचर के बाद शैकलटन एक आम सी लाइफ जीने लगते हैं। साल 1903 से लेकर 1907 के बीच उन्होंने मैगजीन जर्नलिस्ट से लेकर स्कॉटिश रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सेक्रेटरी, ग्लासगो स्टील वर्क्स में पब्लिक रिलेशन वर्क और ऐसे ही कई काम किए। पर शैकलटन का मन ना आम नहीं बल्कि मेंटोस जिंदगी में ही लगता था। इसीलिए साल 1907 की शुरुआत से ही शैकलटन अलग अलग बिजनेसमैन से मिलकर एंटार्क्टिका एक्सपीडिशन के लिए फंडिंग जुटाने में लग जाते हैं। जी हाँ, इस बार वो खुद इस जर्नी को लीड करना चाहते थे और गोल वही था, साउथ पोल तक पहुंचने वाला पहला इंसान बनने का। अब इसमें उनके सबसे बड़े फाइनेंशियर और साथी बनते हैं विलियम बेयर्डमोर, जो ब्रिटेन के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ऑल एंड ऑल कहा जाए तो शैकलटन ने उस समय 30,000 पाउंड्स के फंड्स हासिल कर लिए थे, जिसके बाद वो 11 फरवरी 1907 को ब्रिटेन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सामने अपने अंटार्कटिका एक्सपीडिशन का प्लान रखते हैं। 30,000 पाउंड्स, ये उस समय काफी बड़ी रकम थी, लेकिन अंटार्कटिका एक्सपीडिशन जैसे एम्बिशियस मिशंस के लिए ये बहुत कम थी। अब जैसे आज के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो 450 से 500 करोड़ की रकम सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इतने में मार्स मिशन लॉन्च कर देना सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए इसरो वाले इरादे चाहिए और अर्नेस्ट शैकलटन ठीक ऐसे ही थे। वो निमरोड नाम का एक 40 साल पुराना शिप लेते हैं, जो उन्हें 5,000 पाउंड्स में मिल जाता है। साथ ही साथ वो 14 लोगों को अपने साथ चलने के लिए रिक्रूट करते हैं। इसके अलावा उन्होंने 9 डॉग्स और 15 मैंचूरियन पॉनीज भी खरीदे थे, जिसका रीजन ये था कि डिस्कवरी एक्सपीडिशन के दौरान डॉग्स अंटार्कटिका की कंडीशन को झेल नहीं सकते थे और शैकलटन इस बार साउथ पोल की जर्नी पर डॉग्स की जगह पोनीज को लेकर जाना चाहते थे। लेकिन अर्नेस्ट शैकलटन अकेले नहीं थे जो साउथ पोल तक पहुंचने की रेस में भाग रहे थे। अब उनकी प्रीवियस एक्सपीडिशन के लीडर रॉबर्ट स्कॉट भी अंटार्कटिका पर फिर से जाने के प्लान्स बना रहे थे एंड ऑब्वियसली वो तो नहीं चाहेंगे ना कि शैकलटन उससे पहले साउथ पोल पर पहुंच जाए। तभी शायद शैकलटन डिस्कवरी एक्सपीडिशन के साथियों के पास जाकर उन्हें निमरोड एक्सपीडिशन को ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, तो लगभग हर जगह से उन्हें रिजेक्शन ही हाथ लगता है। अब शैकलटन ने प्लान बनाया था कि वो अपना बेस मैकमर्डो साउंड पर बनाएंगे, लेकिन जब ये बात स्कॉट तक पहुंचती है तो वो आग बबूला हो जाते हैं। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि ये वही जगह है जहां स्कॉट ने भी डिस्कवरी एक्सपीडिशन के दौरान बेस बनाया था। दरअसल मैकमर्डो साउंड को अगर आप मैप में देखोगे तो ये एक ऐसी जगह है जहां से साउथ पोल तक पहुंचने का रास्ता काफी छोटा है। साथ ही साथ इस एरिया में जो समुद्र है ना, वहां समर सीजन में ओशियन का पानी बर्फ से जमा हुआ नहीं मिलता, जिस कारण से शिप्स इजीली यहां पर पहुंच पाती है। अब जब स्कॉट सुनते हैं कि शैकलटन मैकमर्डो साउंड पर अपना बेस बनाने का प्लान बना रहे हैं, तो वो इसके विरोध में आ जाते हैं और इस जगह पर अपने प्रायोरिटी राइट्स क्लेम कर देते हैं। अब देखो, बेसिकली यहाँ पर हो ये रहा था कि स्कॉट भी अपने मन में एक अनअनाउंस्ड अंटार्कटिका प्लान बनाकर बैठे थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी चुनी हुई सबसे बेस्ट जगह पर शैकलटन का बेस बन जाए, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार वहां बेस बन गया तो 2-3 सालों तक शैकलटन का ही वहां पर कब्जा होगा। अब इस डिबेट के बीच शैकलटन अपने फॉर्मर कमांडर के प्रति लॉयल्टी दिखाते हैं और उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि वो मैकमर्डो साउंड पर बेस नहीं बनाएंगे। वो ये डिसाइड करते हैं कि वो मैकमर्डो साउंड के पहले आने वाली बैरियर इनलेट पर बेस बना देंगे, जहां वो और स्कॉट डिस्कवरी एक्सपीडिशन के दौरान रुके थे। खैर दोस्तों, 1 जनवरी 1908 को
अर्नेस्ट शैकलटन की लीडरशिप में निमरोड शिप न्यूजीलैंड से निकलती है और 23 जनवरी को ये बैरियर इनलेट के पास पहुंच जाती है। ये वही जगह थी जहां शैकलटन अपना बेस बनाने वाले थे। पर भाई ये क्या, वहां पर उन्हें कोई बैरियर इनलेट मिलता ही नहीं है। दरअसल पिछली बार जब वो यहाँ पर आए थे तब से लेकर उस दिन तक बढ़ते टेम्परेचर के कारण ये इनलेट तो समुद्र में समा चुकी थी और जो थोड़ी बहुत सरफेस बची हुई थी उस पर शैकलटन पूरी विंटर बिताने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ऐसे में शैकलटन किंग एडवर्ड 7 लैंड की ओर जाने का फैसला लेते हैं जो यहाँ मैरी बायर्ड लैंड में है। लेकिन यहाँ समुद्र में मूविंग आइस बहुत ज्यादा थी जिसके कारण निमरोड शिप कोस्ट तक नहीं पहुंच पा रही थी और शैकलटन को डर था कि कहीं अगर इस आइस ने निमरोड को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया तो वो हमेशा के लिए वहीं पर फंस कर रह जाएंगे। ऐसे में वो फाइनली फैसला लेते हैं कि उन्हें स्कॉट से किया प्रॉमिस तोड़ना होगा और फाइनली 29 जनवरी 1908 को वो मैकमर्डो साउंड में ही अपना बेस बनाते हैं। अब रीजन जो भी रहा हो, शैकलटन ने स्कॉट के एक इरादे पर तो पानी फेर ही दिया था, पर क्या वो साउथ पोल तक पहुंच पाए थे? वेल दोस्तों, इसके पहले कि हम अर्नेस्ट शैकलटन की जर्नी टू द साउथ पोल पर बात करें, इस एक्सपीडिशन के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट को जान लेते हैं जो था माउंट एरेबस को क्लाइंब करना। अब दोस्तों आपको बता दूं कि माउंट एरेबस अंटार्कटिका का सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है और इस कॉन्टिनेंट का सेकंड हाईएस्ट वॉल्केनो भी है जिसकी हाइट 3792 मीटर्स है। अब मार्च के महीने में शैकलटन और उनके साथी माउंट एरेबस पर सक्सेसफुली क्लाइंब करते हैं और ऐसा करने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। इसके बाद अंटार्कटिका में विंटर्स का समय आ जाता है और इस एक्सपीडिशन को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। आपको बता दूं कि अंटार्कटिका में विंटर्स मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच में आती है। बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर में जो एरियाज है वहां का मौसम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले हम लोगों से ऑपोजिट चलता है। मतलब जब अपने यहाँ पर गर्मी होती है तो वहां पर ठंड का मौसम चलता है। अंटार्कटिका में विंटर्स के खत्म होने के बाद 29 अक्टूबर 1908 को अर्नेस्ट शैकलटन अपनी साउथ पोल की यात्रा को शुरू करते हैं जिसमें उन्हें साउथ पोल तक पहुंचने से लेकर वापस आने तक टोटल 2767 किलोमीटर का सफर तय करना था। शैकलटन के साथ इस सफर में 3 और लोग जाने वाले थे, जेमसन एडम्स, एरिक मार्शल और फ्रैंक वाइल्ड। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस सफर में शैकलटन ने डॉग्स की जगह पर पोनीज को ले जाने का फैसला किया था। तो ये सब ना 29 अक्टूबर को साउथ पोल की ओर निकलते हैं और 26 नवंबर तक 82 डिग्री 17 मिनट साउथ के पार पहुंच जाते हैं। यानी कि अब वो स्कॉट के अचीव किए गए मार्क को पीछे छोड़ चुके थे और साउथ पोल के इतने करीब आने वाले पहले इंसान बन चुके थे। नाउ इंटरेस्टिंगली, जहां स्कॉट को अपने साथियों के साथ यहां तक पहुंचने में 59 डेज का समय लगा था ना, शैकलटन ने सिर्फ 29 दिनों में ये डिस्टेंस अचीव कर लिया था। सिंपली बिकॉज शैकलटन उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते हैं जिनको उन्होंने स्कॉट के साथ फेस किया था। हालांकि यहाँ एक मिस्टेक शैकलटन से भी हुई थी और वो मिस्टेक थी अपने पोनीज पर भरोसा करने की, क्योंकि 7 दिसंबर 1908 तक उनके सारे पोनीज मर जाते हैं। इसके बाद तो भाई उन्हें अपना सारा सामान भी खुद ही खींचना पड़ रहा था और 31 दिसंबर तक तो ये हाल हो चुकी थी कि शैकलटन अपनी डायरी में इसे अपनी जर्नी का हार्डेस्ट डे बताते हैं। 1 जनवरी 1909 तक ये लोग 87 डिग्री 6.5 सेकंड साउथ तक पहुंच चुके थे, जो ऑब्वियसली पिछले रिकॉर्ड से काफी ज्यादा था। पर शैकलटन ना अभी भी साउथ पोल तक जाना चाहते थे, लेकिन 4 जनवरी 1909 तक शैकलटन को समझ आ जाता है कि भाई उनसे ये तो नहीं हो पाएगा। अब रीजन ये था कि अगर वो और ज्यादा आगे जाते तो वापस लौटने में भी उन्हें उतना ही ज्यादा समय लगने वाला था और इतने लंबे समय के लिए उनके पास खाना ही नहीं था। क्योंकि देखो, जिंदा रहेंगे तो रिकॉर्ड बाद में भी बना सकते हैं। तो शैकलटन यहाँ फाइनली डिसाइड करते हैं कि साउथ पोल तक जाने का गोल रहने दो, हम साउथ पोल के 100 माइल्स क्लोज तक जाने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। 9 जनवरी 1909 को ये लोग अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं और 88 डिग्री 23 सेकंड साउथ तक पहुंच जाते हैं, जो साउथ पोल से 97.5 माइल्स यानी कि करीब करीब 157 किलोमीटर ही दूर था। यहाँ तक आने में उन्हें 73 डेज का समय लग चुका था और उन्हें वापस महज 50 दिनों में पहुंचना था। अब रीजन ये था कि शैकलटन ने आते समय ये क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि वो वापस लौटे ना लौटे 1 मार्च को निमरोड वापस लौट जाना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, मार्च के महीने से अंटार्कटिका विंटर्स शुरू हो जाती है और अगर निमरोड
समय पर ना लौटती तो बेस कैंप में मौजूद लोगों को अंटार्कटिका में एक और विंटर सीजन बिताना पड़ता, जिसके लिए उनके पास खाने का पर्याप्त सामान भी मौजूद नहीं था। अब इन 4 लोगों के लिए सारे क्रू की जान खतरे में तो डाली नहीं जा सकती थी, लेकिन अगर इन चारों को अपनी जान बचानी थी तो 1 मार्च के पहले कैसे भी करके अपने बेस कैंप तक पहुंचना जरूरी था। हालांकि देखो, ये सफर ना इतना आसान नहीं होने वाला था। चारों लोग तेजी से डिस्टेंस को कवर कर रहे होते हैं कि 28 जनवरी को उनकी रिटर्न जर्नी में पहला ब्रेक लग जाता है। दरअसल फ्रैंक वाइल्ड को डिसेंट्री हो जाता है, जिसके कारण वो बिस्किट्स के अलावा कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और प्रॉब्लम ये थी कि बिस्किट्स ही उनके पास सबसे कम सप्लाई में थे। ऐसे में अर्नेस्ट शैकल्टन अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाते हैं और हर दिन अपने हिस्से का बिस्किट फ्रैंक को देने लगते हैं। शैकल्टन की इस जेस्चर के बारे में फ्रैंक अपनी डायरी में लिखते हैं कि अपने हिस्से का वो एक बिस्किट जो शैकल्टन उन्हें देते थे ना, उस जेस्चर को वो कभी भी भूल नहीं सके थे, क्योंकि उस कंडीशन में उनके लिए उस बिस्किट की कीमत हजारों पाउंड से भी ज्यादा की थी। अब इसके कुछ ही दिनों बाद शैकल्टन की पूरी टीम ही एंटेरिटीज का शिकार हो जाती है। ये एक इन्फेक्शन होता है जिसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन फूल जाती है, और ऐसा उन लोगों के साथ मरे हुए पोनीज के मीट खाने के कारण हो रहा था। हालांकि यह इन्फेक्शन के बावजूद उन्हें कैसे भी करके आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि रुकने का मतलब था अंटार्कटिका की ठंड में मौत का सामना करना। लेकिन ये सफर इतना कठिन था ना कि शैकल्टन इसके बारे में लिखते हैं कि हार्ड स्नो पर कदम रखते ही उनकी हड्डियों में दर्द हुआ करता था, और अब तो खाना भी इतना कम बचा था कि शायद उन्हें कुछ दिन भूखा भी रहना पड़ जाए। पर फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। 23 फरवरी को ये लोग ब्लफ डिपोट पर पहुंचते हैं, जो बेसिकली उनका बनाया हुआ एक स्टॉपेज होता है। यहाँ पर बेस कैंप में मौजूद उनकी टीम ने कुछ खाने की सप्लाईज आकर रख दी थी, ठीक वैसी ही सिचुएशन के लिए जिसमें अभी ये चारों लोग फंसे हुए थे। अब खाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन 26 फरवरी को आए एक तूफान के कारण वो पूरा दिन ये लोग कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाते। 27 फरवरी को ये लोग अपने बेस कैंप से 61 किलोमीटर की दूरी पर थे, जो वैसे तो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन चारों की हालत बेहद ही खराब हो चुकी थी। इनफैक्ट मार्शल तो जमीन पर गिर जाते हैं और उनमें आगे बढ़ने की शक्ति ही नहीं बचती। ऐसे में शैकल्टन फैसला लेते हैं कि एडम्स यही मार्शल के साथ रहेंगे और शैकल्टन और फ्रैंक भागते हुए जाकर शिप को रोकेंगे। पूरे 2 दिन तक ये दोनों फुल स्पीड में कैंप की ओर बढ़ते हैं, लेकिन 1 मार्च को जब ये पहुंचते हैं तो इन्होंने देखा कि उनके सारे साथी तो ऑलरेडी जा चुके हैं। अब इस पल उनकी उम्मीद कैसे टूटी होगी आप खुद सोच सकते हो। पर उम्मीद की किरण तब फिर से जगती है जब शैकल्टन दूर समुद्र में निमरॉड शिप को जाते हुए देखते हैं। वो तुरंत वहां मौजूद कुछ चीजों में आग लगाते हैं, जिससे कि काला धुआं पैदा होता है। एंड फॉर्चुनेटली निमरॉड का क्रू इस धुएं को देख लेता है और वापस उन्हें लेने के लिए आ जाता है। अगले 2 दिनों में शैकल्टन के टीम मेंबर्स एडम्स और मार्शल को रेस्क्यू कर लेते हैं और फिर ये लोग वापस लौट जाते हैं। इस तरह अपनी दूसरी अंटार्कटिका जर्नी में भी अर्नेस्ट शैकल्टन मौत के मुंह से निकलकर वापस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार उनके नाम साउथ पोल के सबसे करीब पहुंचने का रिकॉर्ड हो चुका था। अब ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी, इसे आप इसी बात से समझ सकते हो कि 10 जुलाई 1909 को जब वो इंग्लैंड पहुंचे तो किंग एडवर्ड 7 खुद उन्हें रिसीव करने आए थे। पर क्या वो कभी साउथ पोल तक पहुंचने का अपना सपना पूरा कर पाए थे? वेल दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सका, क्योंकि 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वे के एक्सप्लोरर रोवाल्ड एमिटसन ये पहले ही अचीव कर लेते हैं। इनफैक्ट शैकल्टन के फॉर्मर कमांडर रॉबर्ट स्कॉट भी इसी समय पर टेरा नोवा एक्सपीडिशन लेकर वहां पर गए हुए थे और वो साउथ पोल पर पहुंच भी जाते हैं। पर वहां पर जाकर उन्हें ये पता चलता है कि एमिटसन तो उनसे 34 दिन पहले ही वहां अपना झंडा गाड़ चुके थे। ऐसे में शैकल्टन अपनी अगली अंटार्कटिका यात्रा के गोल को भी बदल देते हैं। दिसंबर 1913 को वो अनाउंस करते हैं कि इस बार वो चलते हुए पूरे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को पार करेंगे, जो लिटरली बेहद ही डिफिकल्ट टास्क था, और इसका नाम वो इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिका एक्सपीडिशन रखते हैं। अब इस मैप में आप उनके प्लान किए गए रास्ते के बारे में देख सकते हो। वो यहाँ पर साउथ जॉर्जिया से निकलकर वेडल सी के थ्रू अंटार्कटिका में एंटर होने वाले थे और पूरे अंटार्कटिका को पार करके मैकमर्डो साउंड से निकल जाने वाले थे। पर अब आप कहोगे कि भाई कुछ सालों पहले तो उनसे मैकमर्डो साउंड से साउथ पोल तक नहीं पहुंचा जा रहा था और अब पूरा कॉन्टिनेंट ही पार करने की बात कर रहे हैं। तो देखो, शैकल्टन ने इस बार जबरदस्त प्लान तैयार किया था। इस बार ना उनके एक्सपीडिशन
में एक नहीं बल्कि 2 जहाज जाने वाली थी, एंड्योरेंस और अरोरा। एंड्योरेंस शिप शैकल्टन समेत 6 लोगों को साउथ जॉर्जिया से वेडल सी के थ्रू अंटार्कटिका लाएगी और वो अपनी जर्नी को शुरू कर देंगे। इसके कुछ दिनों बाद अरोरा शिप, जिसको कैप्टन एनिस मैकिंटॉश लीड करेंगे, वो मैकमर्डो साउंड पर पहुंचेंगे और यहाँ ऑपोजिट साइड में ट्रैवल करना शुरू करेंगे। इनका काम होगा मेन पार्टी जिसे शैकल्टन लीड कर रहे हैं, उन्हें फूड और दूसरे एसेंशियल्स को सप्लाई करना, जिससे शैकल्टन की पार्टी को रास्ते के बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब एक्सपीडिशन शुरू होता है और 5 नवंबर 1914 को एंड्योरेंस शिप साउथ जॉर्जिया पर पहुंचती है। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बता दो कि साउथ जॉर्जिया अटलांटिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड है। अब यहाँ पर ग्राइट वीकेंड नाम का एक व्हेलिंग स्टेशन हुआ करता था, जहाँ शैकल्टन पूरे 1 महीने तक रुकते हैं और आगे के सफर की प्लानिंग करते हैं। और दोस्तों 5 दिसंबर 1914 को जाकर वो वेडल सी में अपने सफर की शुरुआत करते हैं। पर सिर्फ 2 दिन बाद शैकल्टन ने समुद्र में जो देखा वो इनकी आगे की जर्नी को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनाने वाला था। समुद्र में पैक आइस तैर रही थी जो धीरे धीरे शिप को चारों ओर जमाती जा रही थी। दरअसल अंटार्कटिका जैसे ठंडे इलाकों के पास समुद्र में कई जगह पानी के ऊपर बर्फ के टुकड़े तैरते रहते हैं जो शिप्स के अराउंड जम जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाती। इन्हें ही पैक आइस कहा जाता है। तो शैकल्टन को लगता है कि कुछ दूरी पर जाने के साथ ना ये पैक आइस उनका साथ छोड़ देगी, पर ऐसा होता नहीं है। जिस सफर को पूरा होने में कुछ दिन लगने वाले थे वो कई महीनों में कंप्लीट नहीं हो पाता है। दिसंबर से फरवरी आ जाती है पर पैक आइस उनकी शिप का पीछा नहीं छोड़ती। ये आइस इतनी सख्त हो चुकी थी कि अब तो एंड्योरेंस थोड़ा बहुत भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो अपने क्रू मेंबर्स को आइस चीसेस और सॉज लेकर बर्फ को काटने के लिए भी भेजते हैं, पर पैक आइस के लेयर्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब शैकल्टन रियलाइज करते हैं कि अब तो मार्च आने वाला है, यानी एक और अंटार्कटिका विंटर। और जब समर में ये आइस नहीं पिघली तो विंटर में तो क्या ही पिघलने वाली है। ऐसे में वो पूरी विंटर शिप पर बिताने का फैसला लेते हैं। अब अगले कम से कम 4 महीने के लिए तो एंड्योरेंस शिप और इसका सारा क्रू बीच समुद्र में ही फंस चुका था, लेकिन अभी तो एक और खतरा इनका इंतजार कर रहा था। दरअसल देखो दोस्तों, होता क्या है ना कि पैक आइस के टुकड़े समुद्र में तैरते हुए एक दूसरे से लगातार टकराते रहते हैं, जिससे ये कंप्रेस होते हैं और अगर कोई ऑब्जेक्ट इनके बीच में फंसा हो ना तो उस पर एक्सट्रीम प्रेशर लगाने लगते हैं। जैसे जैसे अंटार्कटिका विंटर्स अपनी पीक पर पहुंचती रहती है, पैक आइस का टेम्परेचर लगातार गिर रहा था, जिससे शिप पर उसकी पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। इससे होता यह है कि एक्सट्रीम प्रेशर के कारण शिप जबरदस्त तरीके से हिलने लगती है और इसका हल बेंड करने लग जाती है। मूवमेंट के कारण समुद्र का पानी शिप के अंदर भरने लग जाता है और देखते ही देखते शिप का टिम्बर टूटने लग जाता है। ये सब देखते हुए फाइनली 27 अक्टूबर 1915 को शैकल्टन फैसला करते हैं कि वो शिप को छोड़ देंगे। -26 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में वो 3 लाइफ बोट्स पर सवार होकर शिप से निकल जाते हैं। अब देखो, इस सिचुएशन में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को पार करने के उनके सपने तो पूरी तरह एंड हो चुके थे। पहला गोल तो यहाँ पर जान बचाने का था। लाइफ बोट पर बैठकर ये लोग कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ से वो सेफली कहाँ पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि पॉलेट आइलैंड 557 किलोमीटर दूर था और स्नो हिल आइलैंड 500 किलोमीटर दूर था। फ्रैंक वॉर्सली जो एंड्योरेंस शिप का कैप्टन थे, उनका मानना था कि हमें यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। बेसिकली जस्ट अपनी लाइफ बोट पर बैठे रहो और इंतजार करो कि आइस उन्हें ड्रिफ्ट करती हुई ओपन वाटर्स की ओर ले जाएगी, यानी कि ऐसे पानी में जहाँ कोई आइस नहीं होगी। लेकिन शैकल्टन का मानना था कि उन्हें आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी ना कि उनकी लाइफ बोट्स पैक आइस के बीच बहुत ही स्लो स्पीड से मूव कर रही थी। एक समय तो ये स्पीड करीब 1 किलोमीटर पर डे की थी। अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर महीने बीत रहे थे, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी कोई सिग्निफिकेंट डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। तब सारे क्रू मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि वो बर्फ के इन बड़े बड़े टुकड़ों पर ही कैंप लगाकर रहेंगे। शैकल्टन इसे पेशेंस कैंप नाम देते हैं और अगले 3 महीनों तक सारे क्रू मेंबर्स इन्हीं पेशेंस कैंप में रहते हैं। अब इन्हें ऐसा नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि बर्फ के ये टुकड़े थोड़े थोड़े समय में टूट जाते थे और क्रू को बार बार किसी दूसरे टुकड़े पर शिफ्ट होना पड़ता था। मतलब भाई, जिंदा रहने के लिए यहाँ अल्टीमेट पेशेंस की जरूरत थी। अब जब इन लोगों का खाना खत्म होने लगता है तो ये सील का शिकार करते हैं और धीरे धीरे अपने डॉग्स को भी मार देते हैं। क्रू के पास अब फूड की पर्याप्त सप्लाईज मौजूद थी, पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि अब बर्फ के ये टुकड़े बहुत ही फ्रीक्वेंटली टूटने लगे थे। जिसके बाद 8 अप्रैल 1916 को शैकल्टन डिसाइड करते हैं कि अब जमीन की तलाश करने का समय आ गया है।
9 अप्रैल को ये लोग एलिफेंट आइलैंड की ओर निकल जाते हैं और सदर्न ओशन में जमी बर्फ और तूफानी हवाओं का सामना करते हुए 15 अप्रैल को फाइनली एलिफेंट आइलैंड पर पहुंचते हैं। अब वो एलिफेंट आइलैंड इसीलिए ही आए थे क्योंकि अंटार्कटिका विंटर्स के कारण उस समय दूसरे किसी भी आइलैंड का रास्ता एक्सेसिबल नहीं था। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी ना कि एलिफेंट आइलैंड एक रिमोट और अनहैबिटेट जगह थी जहाँ कोई भी जहाज ओकेशनली ही आती थी और ऐसे किसी ओकेशनल शिप का इंतजार करने में तो सालों बीत सकते थे। ऐसे में शैकलटन फैसला करते हैं कि अब उन्हें अपने क्रू को जिंदा रखना है तो एक बहुत बड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी। डिसाइड होता है कि शैकलटन अपने 5 और क्रू मेंबर्स फ्रैंक वर्सली, टॉम क्रीन, टिम मैककार्थी, हैरी मैकनिश और जॉन विंसेंट के साथ जेम्स केयर्ड नाम की लाइफ बोट में सवार होकर दुनिया के डेडलीस्ट वाटर बॉडीज में गिने जाने वाले सदर्न ओशन में 1300 किलोमीटर का सफर करके साउथ जॉर्जिया तक जाएंगे। 26 अप्रैल 1916 को ये लोग जेम्स केयर्ड लाइफ बोट में सवार होकर साउथ जॉर्जिया की ओर निकल जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। हवाएं बहुत ही तेज चल रही थी और कई मौकों पर तो उनकी लाइफ बोट्स को समुद्र की बर्फ पकड़ लेती है। शैकलटन बताते हैं कि 5 मई 1916 को उनकी बोट से एक बेहद बड़ी वेव टकराती है, जो इतनी बड़ी थी जितनी शैकलटन ने 26 साल लंबे अपने करियर में कभी नहीं देखा था। इससे बोट को काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन जैसे तैसे वो 14 दिन के सफर के बाद साउथ जॉर्जिया पहुंच जाते हैं। पर भाई इधर भी उनकी दिक्कतों का अंत नहीं होता। दरअसल वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड के जिस साइट पर लैंड हुए थे ना, वहां कोई इंसान नहीं रहता था। साउथ जॉर्जिया पर व्हेलिंग स्टेशन नॉर्दर्न साइड पर था, लेकिन इन लोगों की बोट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिससे आइलैंड का चक्कर लगाते हुए नहीं जाया जा सकता था। तो शैकलटन डिसाइड करते हैं कि वो वर्सली और क्रीन ये तीनों लोग साउथ जॉर्जिया को पूरा चलकर पार करेंगे और व्हेलिंग स्टेशन पर जाएंगे। 20 मई 1916 को वो यहाँ के स्ट्रॉमनेस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां से मदद लेकर वो पहले तो अपने बाकी 3 साथियों को रेस्क्यू करते हैं। पर एलिफेंट आइलैंड से बाकी के साथियों को रेस्क्यू करने में ना उन्हें 4 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। दरअसल शैकलटन जिस व्हेलिंग स्टेशन पर आए हुए थे, उनके पास द सदर्न स्काई नाम की एक जहाज थी, जिसे लेकर वो एलिफेंट आइलैंड की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब भी वो अपनी डेस्टिनेशन से करीब 110 किलोमीटर दूरी पर आते थे ना, एक बार फिर पैक आइस उनके शिप को घेरने लग जाती थी। अब क्योंकि ये शिप भी पैक आइस का सामना नहीं कर सकती थी, तो समय रहते वापस लौटना ही सही समझा जाता था। इसके बाद वो उरुग्वा के मोंटेविडियो शहर में रहने वाले एक ब्रिटिश मिनिस्टर की हेल्प लेकर उरुग्वा गवर्नमेंट से एक शिप हासिल करते हैं, लेकिन इस बार फिर पैक आइस उन्हें एलिफेंट आइलैंड तक नहीं पहुंचने देती। तीसरे अटेम्प्ट में वो चिले के पुंटा एरिनास जाते हैं, जहां से वो एमा नाम की शिप लेकर फिर से एलिफेंट आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन एक बार फिर बेहद करीब तक पहुंचने के बावजूद पैक आइस उनका खेल बिगाड़ देती है। और भाई इस बार तो खेल बुरी तरीके से बिगड़ते हुए बचा था, क्योंकि इस बार वो फिर से पैक आइस में लंबे समय के लिए फंसने ही वाले थे। लेकिन फॉर्चुनेटली उनकी मदद के लिए चिलियन नेवी की एक शिप येल्चो आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। जब शैकलटन वापस चिले पहुंचते हैं तो वो चिलियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि येल्चो शिप को रेस्क्यू के लिए भेजे, और उनकी ये रिक्वेस्ट अप्रूव भी कर दी जाती है। लुइस पार्दो जो इस शिप के कैप्टन थे, वो जेल्चो को लेकर एलिफेंट आइलैंड जाते हैं और शैकलटन के साथ मिलकर सक्सेसफुली सभी 22 लोगों को इवैक्यूएट कर लेते हैं। नाउ थैंकफुली 4 महीने से भी ज्यादा समय तक वहां फंसे रहने के बावजूद सभी लोग सुरक्षित बचा लिए जाते हैं। अब दोस्तों ये दिखाता है कि अर्नेस्ट शैकलटन एक कितने महान लीडर थे। जब अपनी जान जोखिम में डालकर सदर्न ओशियन को पार करने की बात आई तो शैकलटन खुद आगे आए और अपने क्रू को कमिटमेंट भी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन्हें बचाने एलिफेंट आइलैंड वापस लौटेंगे, जो उन्होंने किया भी। लेकिन अंटार्कटिका की जिस खोज के लिए शैकलटन ने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी थी, उनकी लाइफ भी उसी अंटार्कटिका में जाकर खत्म होती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल होता कुछ ऐसा है ना कि साल 1921 में शैकलटन अपने एक स्कूल फ्रेंड जॉन क्विलर रॉबर्ट से फंड्स हासिल करते हैं और एक और अंटार्कटिका जर्नी का प्लान बनाते हैं। इस बार उनका गोल अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का पूरा गोल चक्कर लगाने का था, जिसमें वो वहां के लॉस्ट और अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड्स को डिस्कवर करना चाहते थे और जिसका नाम शैकलटन रॉबर्ट एक्सपीडिशन रखा गया था। 24 सितंबर 1921 को यह एक्सपीडिशन इंग्लैंड से निकलता है और 4 जनवरी 1922
1922 को क्वेस्ट नाम की शिप में सवार होकर शैकलटन का क्रू साउथ जॉर्जिया पहुंच जाता है। तो 5 जनवरी 1922 की मिडनाइट के समय शैकलटन ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी बैक में पेन हो रहा है और डिस्कम्फर्ट भी फील हो रहा है, जिस पर एक्सपीडिशन में उनके साथ गए डॉक्टर अलेक्जेंडर मैकलीन कहते हैं कि उन्हें उस मिशन को छोड़कर वापस चले जाना चाहिए। अब देखो, दरअसल हुआ ये था कि जब वो इंग्लैंड से चल के ब्राजील के रियो दी जेनेरियो पहुंचे थे, तब शैकलटन को एक माइनर हार्ट अटैक आया था और उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। पर इतनी सारी फंडिंग लेकर शैकलटन पीछे हटना नहीं चाहते थे, इसलिए जब उन्हें बैक पेन और डिस्कम्फर्ट होता है तो वो मैकलीन के समझाने के बावजूद कहते हैं कि तुम हमेशा मुझे गिव अप करने की ही सलाह देते हो, जो मैं कभी नहीं करना चाहता। पर देखो, मैकलीन यहाँ सही साबित होते हैं, क्योंकि इसके कुछ ही पलों बाद सुबह के 2:50 पर अर्नेस्ट शैकलटन को एक हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत वहीं पर हो जाती है। जो इंसान 3 बार अंटार्कटिका में मौत के मुंह से बाहर निकला था, इस बार अंटार्कटिका में घुसने से पहले ही किस्मत ने उसकी जान ले ली। वैसे आपको अर्नेस्ट शैकलटन की ये इनक्रेडिबल स्टोरी कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जाने से पहले अगर आप भी एक बिजनेस ओनर हो या फिर बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो ओडू को चेकआउट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इससे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है द जैक्टन सिंक होल इंसिडेंट के बारे में। दरअसल ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो डीप वाटर में डाइविंग लगाने का काम किया करते थे और वो इसमें वर्ल्ड चैंपियन भी थे। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।